क्राइम टॉप 10 के बाद आइए आपको वो खबरें दिखाते हैं जिन पर हमारी नजर बनी रहने वाली है। सुबह 8 बजे की आपके सामने अहम खबरें हम रख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि लखनऊ में आज से नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव शुरू होने जा रहा है। सीएम योगी इसका उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों तक ये कॉन्क्लेव चलने जा रहा है। उधर पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनके तलाक की खबरें सुर्खियों में हैं, तलाक की अर्जी पर आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई होनी है। और तीसरी बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर है, जिसकी तारीखों का और नतीजों का ऐलान कल देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया गया है। सीएम योगी आज शाम इसी को लेकर बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। 5 बजे बैठक होनी है। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। इसमें सरकार के सभी मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। तो ये तीनों बड़ी खबरें जिनके ऊपर हमारी नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर आग का तांडव देखा गया। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के किदवई नगर में 40 दुकानों में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। तस्वीरें भयावह हैं। कानपुर से एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई दुकानें जली हैं। कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कानपुर में जिस तरह से मंडी में आग लगी थी, एक बड़ी संख्या में दुकानें जलकर खाक हो गई थी और भारी नुकसान का आकलन किया गया था। अब एक बार फिर से तस्वीरें वैसी ही हैं। कुल मिलाकर 40 दुकानें बताई जा रही है जहां पर आग लगी है। किदवई नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक दुकान को इस आग ने अपनी चपेट में लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। कई गाड़ियां पहुंची दमकल विभाग की, जिन्होंने कड़ी मशक्कत की। स्थानीय लोगों ने भी मदद की और आग बुझ पाई। ओम बाबू और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम बाबू, ये आग कैसे लगी है, वजह क्या निकलकर सामने आ रही है और इस समय क्या स्थिति वहां बनी हुई है? आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? जी, मैं आपको ओम बाबू, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये आग पर काबू तो फिलहाल पा लिया गया है, लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है दमकल विभाग कर्मियों को इस भयावह आग पर काबू पाने के लिए, और घंटों के प्रयास के बाद आग बुझ पाई। और ये आगे बढ़ते आपको बताएं कि बीएसपी ने 2 पूर्व मंत्रियों को निष्कासित कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्वागत करना इनको भारी पड़ गया। सीएम शिंदे का करीबी होने पर एक बड़ा एक्शन इन पर लिया गया है। तो 2 ये पूर्व मंत्री हैं जिनके ऊपर एक्शन ले लिया गया है पार्टी की तरफ से, जिनके नाम राजकिशोर सिंह और इनके भाई ब्रज किशोर, जिनको निष्कासित किया गया है। एक साथ 2 पूर्व मंत्रियों को निकाल दिया गया। बीएसपी के बस्ती जिलाध्यक्ष ने जारी किया है इनको लेकर निष्कासन पत्र। एसपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजकिशोर सिंह का बसपा से निष्कासन, ये बड़ी खबर अपने आप में, क्योंकि 2 दिन के दौरे पर आए हुए थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनका स्वागत इन्होंने किया और अब देखिए स्वागत करना भारी पड़ गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रहे ब्रज किशोर को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा एक्शन। स्वागत करने पर मोहम्मद शबाब और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद शबाब, ये बीएसपी की तरफ से बहुत बड़ा कदम है, जहां पर एकनाथ शिंदे का स्वागत करना पूर्व मंत्री को इतना भारी पड़ गया कि पार्टी ने निष्कासित ही कर दिया इनको पार्टी से। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने प्रोटोकॉल को बड़ा पालन कराती हैं। उनके यहाँ अगर आप पार्टी लाइन से हटकर जाते हैं तो फिर बहुत सख्त एक्शन लिया जाता है। ये बहुजन समाज पार्टी का जो है वो शुरू से नजरिया रहा है। आपको बता दें कि बसपा ने पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह और उनके भाई बृजकिशोर सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और यही बताया जा रहा है कि दोनों अयोध्या में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिले थे। यहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती को ये बात नागवार गुजरी। बस्ती क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो राजकिशोर एक बड़ा नाम है, वहां पर जाना। जो निष्कासन पत्र जारी किया गया उसमें क्या कुछ लिखा गया है, वजह क्या लिखी गई है? जी बिल्कुल, यही बात मैं बता रहा था कि बस्ती से राजकिशोर एक बड़ा नाम है। वो 3 बार के विधायक रहे हैं और उन्होंने राजनीति की जो शुरुआत है वो बसपा से ही की थी। हालांकि बाद में वो समाजवादी पार्टी चले गए और वहां पर कैबिनेट मंत्री भी बने। जो बसपा के जिलाध्यक्ष हैं बस्ती के, जयहिंद गौतम, उन्होंने पत्र जारी किया है और पत्र में निष्कासन की बात कही गई है। पत्र में लिखा गया है कि दोनों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते अनुशासनहीनता का उन पर आरोप लगा है और इसी कारण से उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद शबाब जानकारी के लिए।
और आइए एक और आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें शाइस्ता परवीन यूपी की दूसरी सबसे बड़ी इनामी महिला बन गई हैं, जिनके ऊपर पहले 25,000 का इनाम घोषित था, 50,000 का इनाम घोषित हो गया है। 2 दिन पहले ही ये घोषणा हुई है 50,000 के इनाम की। शाइस्ता परवीन से ज्यादा जो इनाम दीप्ति बहल पर है। बाइक बोट घोटाले में आरोपी हैं दीप्ति बहल, और बाइक बोट घोटाले में आरोपी दीप्ति पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। लेकिन देखिए, दीप्ति बहल के बाद जो नाम दूसरे नंबर पर पहुंचा है वो है शाइस्ता परवीन का। 50,000 रुपए का इनाम इन पर भी घोषित। और आप ये भी मान के चलिए कि अगर जल्दी हत्थे नहीं चढ़ती हैं तो इनाम की राशि और बढ़ाई जा सकती है। सर्वेश हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, ये दीप्ति बहल के बाद दूसरे नंबर पर काबिज होने वाली शाइस्ता परवीन है, लेकिन यह भी माना जा सकता है कि अगर जल्द ही गिरफ्त में नहीं आती है तो शायद 50,000 से ऊपर भी ये राशि कर दी जाए। क्या जानकारी सर्वेश? देखिए, माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है, जो कि उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद अभियुक्त हैं। उनके ऊपर 25,000 का इनाम था, जिसे बढ़ाकर फिलहाल अब 50,000 कर दिया गया है 2 दिन पहले ही। लेकिन यूपी की वो दूसरी महिला है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इनामी राशि है। पहली महिला दीप्ति बहल है, जो बाइक बोट घोटाले में आरोपी है, और उनके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित है। यानी कि शाइस्ता परवीन दूसरी यूपी की वो महिला है जिनके ऊपर इनाम घोषित है। और अगर जल्दी ही गिरफ्तारी नहीं होती शाइस्ता परवीन को, तो उनके ऊपर भी शासन स्तर से अब इनामी राशि बढ़ाई जा सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। क्योंकि शाइस्ता परवीन लगातार 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, जबकि वो फरार चल रही है और उनको पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। और उमेश पाल शूटआउट केस में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी गई थी। उन्होंने शूटर्स को भगाने के साथ ही साथ उनको पैसे दिए, और इसके साथ साथ पूरे कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल नहीं थी, तो उनको नेम्ड FIR में उनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जी ठीक है सर्वेश, बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। शाम के 5 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होनी है, और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम आवास पर शाम को ये बैठक होनी है, और देखिए आगे की रणनीति तय होनी है। 2 चरणों में मतदान होना है। यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे सबके। 4 और 11 मई को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। तारीखों का ऐलान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया, जिसके बाद ही आप कह सकते हैं कि आचार संहिता भी लागू हो गई है और बिगुल भी बज चुका है निकाय चुनाव का, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। तो किन्हीं कारणोंवश नगर निकाय का जो कार्यकाल है फिलहाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में ही खत्म हो चुका है। ओबीसी आरक्षण पर आकर बात अटकी हुई थी, अब ये मसला भी सुलझ गया सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, जिसके बाद कल तारीखों का ऐलान हुआ। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। यूपी के 18 मंडलों में 2 चरणों में मतदान होंगे। 4 और 11 मई को वोटिंग होगी। साथ ही 13 मई को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। पहले चरण में 9 मंडलों में 37 और दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान होगा। नगर निगमों में ईवीएम के जरिए तो पालिका और पंचायतों में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाएंगे। तो आज इसी को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक बहुत अहम मानी जाएगी, क्योंकि तमाम पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां जो हैं नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद शुरू हो चुकी है। समय भी आप कह सकते हैं कि ज्यादा नहीं है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव की तैयारी और इस पर रणनीति बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि आज की मुख्यमंत्री की बैठक बहुत अहम है। आगरा से हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं। प्रयागराज से हमारे साथ सर्वेश दुबे हैं। मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ लाइव हैं। झांसी से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ लाइव है, और सहारनपुर से देवेश त्यागी मेरे साथ लाइव है। सबसे पहले आइए चलते हैं प्रयागराज, जहां से सर्वेश दुबे हमारे साथ इस समय लाइव है, और सर्वेश के आसपास आप देख सकते हैं काफी भीड़ इस समय मौजूद है। सर्वेश, बड़ा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारीखों का, और नतीजों की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। इस समय क्या गहमागहमी बनी हुई है उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में? समय कम है और तैयारी ज्यादा है। आज बैठक भी होने वाली है। सर्वेश,
देखिए, सभी दलों ने अपनी तैयारी पूरी की है और इस वक्त मैं नगर निगम प्रयागराज पर ही मौजूद हूं। नगर निगम प्रयागराज ऐतिहासिक नगर निगम है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां से प्रधानमंत्री रहे और इसके साथ ही साथ यहां पर पिछले दो बार से यानी 10 सालों से बीजेपी का ही कब्जा रहा है। इस बार काफी अहम लड़ाई यहां पर होने जा रही है। हमारे साथ शशांक शेखर पांडे जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस बार किस तरह का मुकाबला आप इस सीट पर देख रहे हैं? देखिए, पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर बीजेपी का महापौर है और इस बार भी हम तीसरी बार चुनाव में विजयी होने जा रहे हैं। बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है नगर निगम प्रयागराज की। 2016 में नगर पालिका से सफर शुरू करके और फिर 1916 में नगर पालिका गठन हुआ और उसके बाद फिर 1960 में नगर महापालिका बना और 1994 में नगर निगम के रूप में स्थापित हुआ है। और इसी नगर निगम ने देश को दो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया है और यहाँ से पुरुषोत्तम दास टंडन जी, केपी कक्कड़ जी, कैलाश नाथ, ये तमाम नाम रहे। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर किस तरह के दावेदार हैं? किन पार्टियों में सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है दावेदारी लोगों ने महापौर के लिए की है और किनके बीच यहाँ मुकाबला हो सकता है? आप यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। देखिए, सबसे जो आज रोचक स्थिति है, एक तरफ भाजपा पूरी तरह से ठीक है अपना राजनीतिक संगठन मजबूत करके और मतदाताओं को भी जागरूक करके अपनी तैयारियां बहुत तेजी से कर रही है, जबकि उसकी अपेक्षा हम सपा, बसपा, कांग्रेस और आप को भी देखे दूर दूर ठीक है। सर्वेश में लौटूंगी आपके पास और भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से सबके रिएक्शन लेना चाहेंगे। हिमांशु के पास चलते हैं, आगरा से इस हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हिमांशु, आगरा में कैसी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? मुकाबला एक तरफा लग रहा है बीजेपी की तरफ जाता हुआ या फिर यहाँ लग रहा है कि मुकाबला होगा कड़ा और पार्टियों से बीजेपी का? हिमांशु। जी बिल्कुल, पहले चरण में आगरा में चुनाव होना है और यहाँ गामागामी बढ़ गई है। आज बीजेपी का मतदाता सम्मेलन भी डिसाइड कर दिया गया है जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा आएंगे, खंडारी में होगा, तो तमाम लोग उनसे बात कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आगरा में लगातार नगर निगम का चुनाव जब से शुरू हुआ तब से आज तक बीजेपी का ही कब्जा है और हर बार बीजेपी जीतती है। शहर में 3 सीटें हैं विधायकी की, तीनों बीजेपी के पास है, तो इससे बीजेपी का पलड़ा भारी है। तमाम लोग हमारे साथ हम बात करते हैं। आप बताइएगा, क्या नाम है और क्या मुद्दे लगते हैं, कैसा काम हुआ शहर में? पिछली बार काफी समय से काम अच्छा चल रहा है और सफाई, स्मार्ट सिटी का जो विकास हो रहा है, जो विस्तार भी हो गया है, लेकिन लगता है आजीवन अगली बार भी इस बीजेपी का शासन रहेगा। G20 का कार्यक्रम हुआ, उसको लेके कैसे? बहुत बेहतर, लेकिन ऐसा लगता है अब इन्वेस्ट होगा हमारे बिल्कुल सर्वेश, यहाँ बिल्कुल हिमांशु, जरूरी नहीं है कि सिर्फ G20 का ही जिक्र हो, और भी कई उपलब्धियां हैं जो कि सरकार के खाते में गई है। मथुरा में भी इस समय हमारे सहयोगी मौजूद हैं, नितिन गौतम, उनसे जल्दी से जान लेते हैं। नितिन, मथुरा वासी इस बार क्या तैयारी करके बैठे हुए हैं? यहाँ से भी जीत का रिकॉर्ड हम देखते हैं बीजेपी के खाते में जाता हुआ रहा है। इस बार की तस्वीर कैसी निकलती हुई नजर आ रही है? नितिन गौतम। जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, पिछली बार जो नगर निगम बना था और नगर निगम में सबसे पहला जो कब्जा किया गया था तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर मुकेश आरबंदी, उनके द्वारा किया गया था। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो जो नगर निगम का जो चुनाव होगा वो काफी रोचक होगा और मजेदार होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आरएलडी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके गठबंधन होने की चर्चा जोरों पर है। अगर आरएलडी और कांग्रेस अगर यहाँ पर दोनों मिलकर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे। हमारे साथ कुछ लोग आगे, उनसे हम बात करेंगे। अगर गठबंधन होता है कांग्रेस और आरएलडी का, भारतीय जनता पार्टी को कितनी टक्कर आप मानते हैं और किस तरीके से पूरे चुनाव को देखते हैं? अगर जो गठबंधन होता है तो ये क्लियर बात है कि व्यक्तिगत चुनाव है और जैसा निगम ने जो पीछे काम किया है, जनता ने जिस तरह चक्कर काटे हैं, तो उसका परिणाम भी देखना पड़ेगा। कि गठबंधन होता है तो ये क्लियर है कि अब की बार गठबंधन ही चुनाव यहाँ से जीतेगा। उसका जो भी है कांग्रेस के चुनाव जीतेगा यहाँ तो। भारतीय जनता पार्टी कहती है लगातार उनके बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी उपलब्धियां गिनाने के लिए जिसकी वजह से जनता के बीच में एक बार फिर से जाया जाएगा। और हमने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में किस तरह से बम्पर जीत एक बार फिर से बीजेपी के खाते में गई है। अश्विनी मिश्रा झांसी से लाइव है। अश्विनी, झांसी में क्या इस समय अपडेट्स वहां से आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या वहां पर इस समय गहमा गहमी मची हुई है तारीखों के ऐलान के बाद? हाँ बिल्कुल, नगरीय चुनाव को लेकर के लगभग तैयारियां हर पार्टी की पूरी हो गई है और 6,51,000 मतदाता कुल नगर निगम के साथ साथ 7 नगर पंचायत और 5 नगर पालिका के अध्यक्षों को चुनेंगे। हमारे साथ वो जनता है जो इस बार नगर निगम के चुनाव में वोट करेगी। थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरीके की मुद्दे रहेंगे। क्या लगता है इस बार जो नगरीय चुनाव होने जा रहा है, तो पिछली बार की जो चुनाव शासन हुआ उसको देख करके क्या आप लोग वोट करेंगे?
वोट तो खैर अच्छा पिछली बार भी हुआ है, लेकिन हम लोग जो चाह रहे थे, जो पिछली बार सामान्य सीट थी, इस बार भी सामान्य सीट होती तो कुछ और अच्छा नज़ारा लगता, क्योंकि काफ़ी लोग जो है आशा में बैठे थे और होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसी सीट रही है झांसी की, और हम लोग ये चाह रहे थे कि सामान्य सीट हो तो जो आगे काम करने के व्यक्ति इच्छुक रहते हैं वो बढ़ चढ़ के काम करें। क्या लगता है कि इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट। झांसी में जो मॉडर्न वो बनाया गया है स्मार्ट सिटी, अश्विनी अपने अपने मुद्दों के साथ जनता एक बार फिर से वोट डालने के लिए पहुंचेगी। और सहारनपुर में जनता का मूड कैसा है, देवेश त्यागी बताने के लिए लाइव हमारे साथ मौजूद है। देवेश, सहारनपुर के लोगों की तैयारी कैसी? पार्टियों की तो तैयारी है, जीत का दावा वो करेंगी, लेकिन वहां के लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं वोट करने के लिए? देवेश त्यागी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर में नगर निकाय का चुनाव का बिगुल बजने के साथ साथ और इसमें जो 7 नगर पंचायतें हैं, 4 नगर पालिका हैं और 1 नगर निगम है, और यहाँ सहारनपुर में नगर निगम की जनता है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इनसे जानते हैं, यहाँ के कुछ मतदाता हैं, बताएंगे। हमारे सहारनपुर में सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा की और सफाई की जो मेन हमारे काम हुआ है, उसे देखते हुए हम सब तो भाजपा को वोट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पार्कों की बहुत बढ़िया सुविधा बनाई गई है। पार्क बिल्कुल साफ सुथरे बना दिए गए हैं, बच्चों को खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं, और महिला की सुरक्षा के लिए जो काम हुआ है सबसे बढ़िया सराहनीय काम हुआ है। हम उसे देखते हुए पर फिर मुख्य मुकाबला किसके बीच में होगा? मुख्य मुकाबला यहाँ पे बसपा, सपा और भाजपा का है। ठीक है, तो देखिए मुकाबले का भी ऐलान जनता की तरफ से जो किया जा रहा है उसमें बीजेपी बहुत बड़े दावेदार बनती हुई नजर आ रही है। आप सभी सहयोगी का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बिगुल बज चुका है नगर निकाय चुनावों का और अब होगा मतदान, जिसके बाद 13 मई को नतीजे हो जाएंगे घोषित। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।